वेलकम बैक जी। मुझे अभी ज्वाइन किया है नुसरत वाहिद साहिबा ने, MNPTI हैं और हम इनसे भी गुफ्तगू करेंगे और उनको वेलकम कहते हैं प्रोग्राम में। नुसरत साहिबा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आज एक खबर बहुत ज़्यादा इन थी कि सदर आरिफ अलवी साहब ने इमरान खान को रेड लाइन से खबरदार कर दिया और बताया कि नए आर्मी चीफ पर तनकीद रोकें। और रेड लाइन की जो उन्होंने हदूद बताई है कि वो फ़ौज की इज्जत जो है वो एक रेड लाइन है। आप क्या समझते हैं कि पीटीआई के अभी भी क्या कारकुनान या लोग जो सपोर्टर्स हैं वो तनकीद उन्होंने जारी रखी हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करने का। देखें, बिल्कुल इस तरह की बात नहीं है, बल्कि पीटीआई के वर्कर्स और चेयरमैन समेत हर बंदा बेइंतहा इज्जत कर रहा है इनकी। और हम लोग चाहते हैं कि सारी चीजें इमिकेबली होती रहें जिस तरह पहले था, कमर बाजवा के चेंज होने से पहले तक जो कुछ था। देखें, मुल्क के लिए हमारी फौज बेइंतहा जरूरी है। इमरान खान साहब ये बात 100 दफा कह चुके हैं कि मेरी जान इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी कि मेरी फौज इम्पोर्टेंट है, मेरा मुल्क इम्पोर्टेंट है। तो वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि उनके लोग आने वाले नए जनरल साहब के लिए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए कोई इस तरह की बात करें, क्योंकि हमें पता है बहुत इनकी तो बहुत अच्छी रेपुटेशन है, माशाल्लाह हाफिज भी हैं ये, और अदरवाइज भी बहुत इनकी जो पास्ट कैरियर है वो बिल्कुल किसी भी किस्म के ड्रॉबैक से खाली है। तो ये अपनी ड्यूटी बेइंतहा अच्छी करते रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट जगहों पे पोस्ट रहे हैं, जो हम सबको पता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई के कोई लोग इस तरह की कोई बात कर रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है कि लोग फेक अकाउंट बना लेते हैं पीटीआई के नाम के साथ, पीटीआई का मोनोलॉग लगा लेते हैं या पीटीआई का झंडा लगा लेते हैं या खान साहब की तस्वीर लगा लेते हैं और फिर वो पता नहीं क्या क्या बोलना शुरू हो जाते हैं। तो इस चीज पे जरा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि क्या वो वाकई पीटीआई के लोग हैं जो इस वक्त क्रिटिसिज्म कर रहे हैं या कोई इस तरह की चीज कर रहे हैं। सदर मुमलिकत ने बहुत अच्छी बात की है, क्योंकि वाकई रेड लाइन है। अगर आर्मी को खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है और आर्मी और अवाम आपस में लड़ पड़ती है तो फिर इस मुल्क की जो सबसे स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग है वही खत्म हो जाएगी। तो मैं समझती हूँ कि सदर मुमलिकत ने बहुत टाइमली एक्शन लिया है, और अगर कोई इस तरह की हरकत कर रहा है तो चेयरमैन इमरान खान साहब उनको समझा देंगे, कोई ट्वीट कर देंगे। लोग बहुत ज्यादा उनके ट्वीट्स देखते भी हैं और सुनते भी हैं और समझते भी हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह की चीज होगी, अगर हुई भी है तो। वैसे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया कि हम लोग इस तरह की चीजें नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल हम चाहते हैं कि सब कुछ बहुत तसल्ली से और इत्मीनान से होता रहे और मुल्क जो है तरक्की के रास्ते पे चले, जो कि इस वक्त 93% डिफॉल्ट पे जा चुका है। अच्छा नुसरत साहिबा, अभी आपने ट्वीट की बात की कि इमरान खान साहब बड़े एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पर। उनके ट्विटर के आज भी एक ट्वीट हम पढ़ रहे थे कि इमरान खान साहब ने अपने ट्विटर पे जो एक पैगाम जारी किया और उन्होंने कहा कि इस कौम ने NRO 1 की भारी कीमत चुकाई है और NRO 2 होने जा रहा है। कोई 1100 अरब के जो केसेस हैं, करप्शन के केसेस जो है उस पर माफ़ी और इस्तिस्ना दी जा रही है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जब इमरान खान साहब को पहले से थी, अभी जिसका वो जिक्र कर रहे हैं कि NRO 2 होने जा रहा है, तो उनके दौरे हुकूमत में ये केसेस और ये सारी चीज़ें उस वक्त चल रही थी अदालतों में, उस वक्त सजाएं नहीं हुई, उस वक्त लोग नहीं पकड़े गए। तो अब जब जिनकी हुकूमत आ गई है, अगर उनके खिलाफ केसेस है तो उनको तो NRO मिलेगा ही। देखिए, बात यह है कि हमने अपने जमाने में क्यों कुछ नहीं किया। सिर्फ इतनी सी चीज है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, चाहे वो अदालतें हों, चाहे वो नैब हो, चाहे वो FIA हो या कोई और इदारा हो, उसको अपने ओन पे छोड़ा हुआ था। हम लोग फोन करके रात को नहीं कहते थे कि फलां को इतने दिन की सजा दो या फलां को इतने दिन की सजा दो। वो मुंह से जरूर बोलते रहते थे कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, लेकिन उन्होंने कभी किया नहीं, कभी नहीं किया। उन्होंने किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। कभी नहीं कहा कि उनको ये वाले कमरे दो या उनके वो वाले कमरे दो या उनके लिए ऐसा कर लो या वैसा कर लो। जो कुछ भी करती थी वो नैब खुद करती थी या अदालतें खुद करती थी। इस बात का तो इनको अच्छी तरह पता है ना कि जो भी मुकदमे थे इन दोनों ने एक दूसरे की तरफ खुद बनाए हुए थे। नैब कायम ही इन लोगों ने की थी और वही सारी चीजें जो सारी उम्र एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहे इलेक्शन से 1 साल पहले। अदरवाइज इनका मुआहदा था कि एक बारी हमारी और एक बारी तुम्हारी। तो जब इलेक्शन आने लगता था 1-1.5 साल पहले एक दूसरे के खिलाफ बयान देना शुरू हो जाते थे, तो वो उसके ऊपर वो चीज चल रही थी। लेकिन एक तीसरी पार्टी आती है और वो बिल्कुल ओवरकम कर लेती है उस चीज के ऊपर, और असल में वो आवाम को इतनी ज्यादा अवेयरनेस देती है कि लोग जो हैं उनकी किसी बात पर अब यकीन नहीं कर रहे। तो जो अवेयरनेस दी गई है उसके हिसाब से देखिए, अब यहाँ तक हर एक को पता है कि 1100 अरब डॉलर का इन लोगों ने लूट मार की है, और वो अभी अभी भी वो कोई बाज नहीं आए हैं। आप ये देखें कि हम 18 अरब रुपए
$18 छोड़ के गए थे अपने रिजर्व में, जो इन्होंने आके साथ ही 2 हफ्तों में 8 अरब पे वापस ले आए, जो ये छोड़ के गए थे, और 1 अरब और खर्च कर लिया। अब 7 पॉइंट कुछ रह गया है, जो वो रह की गया है कि सऊदी अरब ने और चाइना ने इनको फॉरबिड किया हुआ है कि खबरदार उस पैसे को हाथ नहीं लगाना, वरना शायद अभी भी वो खत्म हो जाए। हम देखते हैं कि रोजाना वजीर खारजा साहब जो है वो किसी न किसी मुल्क के दौरे पे होते हैं, वो 1-2 दिन की विजिट पे आते हैं पाकिस्तान, उसके बाद फिर चले जाते हैं, और एक लंबा एंटोराज होता है जो उनके साथ भी होता है और वजीर आजम साहब के साथ भी होता है। वो एक मुल्क पे जाते हैं और फिर वहां से डाइवर्ट करते हैं और इंग्लैंड चले जाते हैं कि मैं जी सलूट मारता हूँ आपको मेरे नाहल भाई, सजा याफ्ता भाई, आप मुझे बताइए मुझे क्या करना है। तो ये इस किस्म की हुकूमत जब चल रही है तो मुझे बताएं हम कितने ज्यादा नजदीक आ चुके हैं डिफॉल्ट के, हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल समझ नहीं आ रही लोगों को कि इसके बाद होगा क्या। हमारा एटॉमिक बॉम्ब लेके चला जाएगा अमेरिका और इंडिया हमारे ऊपर हमला करेगा। उसने आज ही उनकी तरफ से वो आई है खबर के वो गिलगित बल्तिस्तान, आधा सिंध और बलूचिस्तान, ये सारी चीजें हमारे हाथ से निकल जाएंगी, फिर क्या रह जाएगा मुझे बताएं पाकिस्तान। मैं इस पर राय जान लेती हूँ। यासीन आज़ाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, रहनुमाई मुस्लिम लीग नून के। यासीन आज़ाद साहब, आप मुझे बताइए कि आपने नुसरत वाहिद साहिबा की गुफ्तगू सुनी। हम ये बात कर रहे थे कि इमरान खान की एक ट्वीट भी सामने आई थी और उन्होंने जिसमें जिक्र किया NRO 1 का और NRO 2 का जिक्र किया कि 1100 अरब के करप्शन के केसेस जो हैं उसमें इस्तिस्ना दी जा रही है, माफ़ी हो जाएगी। उस पर नुसरत वाहिद साहिबा ने कमेंट किया बहुत अच्छा, और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क के माशी हालात इतने ख़राब हैं कि कभी भी हो सकता है। आज इंडिया की तरफ से खबर है कि जी गिलगित बल्तिस्तान और बाकी इलाकों पे कब्जा हो जाएगा। आपको लगता है ऐसा होने जा रहा है? पहली बात ये है कि अगर मैं यासीन ये साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? कि जी जी आवाज़ आ रही है। जी जी। पहली बात यह है कि इनके दौरे हुकूमत में कश्मीर का सौदा इन्होंने किया, वो तो इनको नज़र नहीं आया। कश्मीर के लीगल स्टेटस को इन्होंने ख़त्म किया, उसका इनको ख्याल नहीं आया कि हमने कश्मीर का क्या अक्षर बनाया है। और आज वो जिस तरह की बातें कर रही हैं किसी मुल्क पे हमला करना, और वो भी मुल्क जो एक एटमी ताकत हो, कोई आसान काम नहीं होता। ना इंडिया इस पोजीशन में है, ना पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि उनके दरमियान कोई जंग हो। बदकिस्मती इस मुल्क की ये है कि हमारे वज़ीर आज़म साहब 4 साल तक मुसलसल ये कहते रहे कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ हम एक पेज पे हैं। जनरल बाजवा बहुत अच्छा आदमी है, उस जैसा जमहूरी आदमी हमने ज़िंदगी में नहीं देखा, और उन्होंने जितनी मदद इमरान खान की थी शायद ही पाकिस्तान की तारीख में एस्टेब्लिशमेंट ने किसी और वज़ीर आज़म की इतनी मदद की हो। तो बातें करना तो बड़ा आसान है, मुल्क दिवालिया हो जाएगा। आपके मुल्क में आपके दौरे हुकूमत में मुल्क का रूज पे था और अब दिवालियापन की तरफ जा रहा है। ये तमाम बातें बच्चों वाली बात है। लगता है कि 2 हफ्ते में नजर आ जाएगा बच्चों वाली बातें। मैं तो आपके गुफ्तगू के दौरान बिल्कुल नहीं बोला। तो लगता ये है कि इमरान खान साहब को से जो हुकूमत मिल गई वो ज़हनी तौर पर इतने मफलूज हो गए कि आज सदर पाकिस्तान ने उनको ये कहा कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ रेड लाइन को क्रॉस मत करें। उन्होंने भी उनको वार्निंग दे दी है, और वो हर आदमी को क्रिटिसाइज करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट हो, अदलिया हो। फवाद चौधरी साहब ने भी मेक श्योर किया है और उन्होंने भी जो है ट्विटर पे पैगाम अपना दिया था कि जी अब जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो है फौज के खिलाफ कोई बात नहीं होगी। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि जो NRO 1 और NRO 2 की बात आज उन्होंने ट्विटर में की है, ट्विटर पे इमरान खान साहब ने, कि NRO 1 पहले दिया गया था, अब NRO 2 दिया जा रहा है जिसमें 1100 अरब रुपए की करप्शन के केसेस माफ़ हो जाएंगे। कौन से मेजर केसेस हैं जो माफ़ होने जा रहे हैं? क्योंकि अगर हम एक तरफ मेरे पूरा सवाल ये भी सुन लीजिएगा, मेरे दोनों मेहमानों से गुजारिश है कि हम NRO की बात करें, बिल्कुल दिया जाता है, हमने माजी में देखा कि दिया गया है सियासतदानों को। अभी इमरान खान साहब को जब वो खुद दौरे हुकूमत में नहीं है, अपोजिशन में है, तो क्या उनको NRO नहीं दिया जा रहा? उनके मुख्तलिफ केसेस जो है वो भी तो खारिज किए जा रहे हैं। उनके FIA की तरफ से अगर नोटिस था उसको भी ख़त्म कर दिया गया। उन्होंने तौहीन इलेक्शन कमीशन का था वो भी ख़त्म हो गई, उनकी दरख्वास्तें आज निपटा दी गई। तो उनको भी तो फेवर्स मिल रहे हैं। नहीं है, इमरान खान साहब को जो 4 साल का फेवर मिलता रहा एस्टेब्लिशमेंट की वजह से, और खुद इमरान खान साहब की तमाम तकारीर सुन लें जिसमें उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट अगर मेरा साथ नहीं देती तो मैं अपने काम को नहीं चला सकता था। जितना जनरल बाजवा ने इमरान खान साहब का साथ दिया पाकिस्तान की तारीख में किसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, या इमरान खान साहब ने अभी नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को इस बात के लिए फ़ोन नहीं किया कि मुझे मुलाकात का वक्त दें, तो उन्होंने कहा कि हम गैर जानबदार हैं, हम आपको वक्त देने के लिए तैयार नहीं हैं।
आप तो हाथ पांव जोड़ रहे हैं, जाके एस्टेब्लिशमेंट के भी जोड़ रहे हैं। अदलिया आपके हक में कोई फैसला दे तो आप तारीफ में उसका पुल बांध देते हैं। अदलिया अगर कोई और किसी के हक में फैसला दे तो आप ये करते हैं। पिछले 4 साल से मुसलसल मैं ये सुन रहा हूँ कि नारो दी जा रही है, करप्शन में ये हो गया, हम पकड़ के ले आएंगे, हम उल्टा लटका देंगे। क्या इनको ये पता नहीं है कि इस्लामाबाद को बरी कर दिया, मरियम नवाज के अलावा कैप्टन सब्दुल को बरी कर दिया, और बहुत जल्द जब साबिक प्राइम मिनिस्टर यहाँ पाकिस्तान में आएंगे, जिनको अकामा के ग्राउंड पे आपने डिस्क्वालीफाई किया था, जिनको बिहाइंड द सोर्स का उनको आपने सजा दी, जिनको आप कहते हैं सजा याफ्ता हैं, उनकी अपीलें पेंडिंग है, उनका रिव्यू पेंडिंग है। कोर्ट के फैसलों का इंतजार तो कर लें, इतना तो सब्र करें। कहाँ गई है हलीमा बाजी? एयरपोर्ट पे लेके गई है, उसका नाम क्यों नहीं लेते? उसके नारों की बात क्यों नहीं करते? प्लीज आप नुसरत वाहिद, यासीन आजाद साहब, मैं नुसरत वाहिद साहिबा से भी बात करना चाहूँगी। नुसरत वाहिद साहिबा, आपने यासीन आजाद साहब की गुफ्तगू सुनी, मुझे एक चीज़ बताएं, मेरा सवाल वही आपसे ये है कि क्या इस वक्त भी इमरान खान साहब को भी काफ़ी छूट नहीं दी जा रही? बहुत सारे केसेस से, बहुत सारे इशूज से वो भी तो बच रहे हैं, तो क्या आप इसको एनआरओ नहीं आपने जो मिसाल दी ना, मैं उसके ऊपर हैरान हूँ। वैसे क्या कभी आज तक किसी लीडर ने या वजीर आजम ने जाके वहां पे कहा कि मुझसे गलती हुई, मैंने जलसे में जज्बाती होकर बात कर ली और मैं माफी चाहता हूँ? अगर वो चाहें तो मैं उनसे 10 माफी चाहता हूँ, लेकिन वो उनके ऑफिस भी गए और वो नहीं मिली। उस पर क्या करना चाहिए कि नहीं उसके ऊपर और लाठियां मारे और मारे? क्योंकि नहीं, लेकिन इमरान खान साहब की तो भी एक पूरी लिस्ट आई हुई है माफी की कि ये मेरी गलती थी, फलाने को रखना मेरी गलती थी, उस पर एतबार करना भी मेरी गलती थी। उन्होंने अपने तो ये तो आपको पता है कि ही इज अ नाइस पर्सन, ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन इन द कोर। वो एक हमदर्द इंसान है जिनका दिल एम्पैथेटिक है, जो लोगों के दुख में दुखी होते हैं और खुशी में खुश होते हैं, और लोग आके अगर उनसे झूठ बात करते हैं तो उसके ऊपर यकीन करते हैं, क्योंकि वो खुद जैसे अंदर से हैं वैसे बाहर से हैं। तो इसके ऊपर इस किस्म की बातें करना कि जी उनको फेवर मिल रहे, कौन सा फेवर मिल रहा है जिसके इन्होंने बाजी की बात की? इनको पता अच्छा, अगर इमरान खान साहब को बिल्कुल बहुत अच्छी शख्सियत है उनकी, मेरी बात सुन लें पहले। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ी हुई है हलीमा बाजी, वो डिजाइनर हैं, उनके एक्सपोर्ट वो करती रही है हमेशा से, अपने क्लोथ्स भी और राइस भी और पता नहीं क्या क्या वो उन्होंने कमा लिया। अगर पैसा तो उसके ऊपर लगा दो, उससे आके माफी जो भी उनके ऊपर वो चार्ज था टैक्स का, वो उन्होंने जाके अदा किया बगैर एक लफ्ज कहे। वो फिर भी उनके पीछे पड़े रहेंगे। नहीं, हम किसी हलीमा बाजी की या हम किसी और की बात नहीं कर रहे। नुसरत वाहिद साहिबा, मेरी बात सुनिए, हम थर्ड पर्सन की बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं इमरान खान साहब की, और अभी हम बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की बात कर लेते हैं। बस 3 जमातों को रख लेते हैं। मेरा आपसे वही सवाल है, यही कहा है ना उन्होंने, वो बिल्कुल यासीन आजाद साहब ने कहा। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये सारी बातें अगर हम साइड पे रखें तो आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि हम जिस बात पे आप नाराज़ हो रही थी फेवर की बात पर, जब इमरान खान साहब की दौरे हुकूमत थी और आपने नाअहल करार दे दिया था नवाज शरीफ साहब को, उनके प्लेटिलेट्स गिर गए, उनको मेडिकल ग्राउंड्स पे बाहर भेज दिया गया। इतने बड़े अगर वो मुजरिम थे तो उन्हें यहीं रोक लेते। पावर, सुप्रीम पावर तो उस वक्त इमरान खान साहब के पास थी। आपको बता चुके हैं खान साहब के वो मेरे हाथ में पावर नहीं थी, उनको बाजवा साहब ने भेजा था, बाजवा साहब ने भेजा था। ये बात समझ नहीं आ रही आप लोगों को? अच्छा ठीक है, बाजवा साहब ने भेजा था। यासीन आजाद साहब, उनको जनरल बाजवा ने बाहर भेजा था, और एक हमदर्दी भी थी उनको कि वो बताते हैं कि किस तरह हमारी वो जो मिनिस्टर थी ह्यूमन राइट्स की, वो रो पड़ी, उनकी आंखों में आंसू आ गए जो हालात होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि 60,000 प्लेटलेट्स होते हैं ना, उस पर बंदा मर जाता है। शाहिदा रहमानी आपको पता होगा, मैंने उनके मियाँ इस हालत में मरे हैं। 60,000 प्लेटलेट्स थे, वो तो 2000 पे चले गए बाहर कूदते हुए, और आज तक उनका इलाज नहीं हुआ। जिनके 7 बाईपास हो चुके हैं, अपनी बॉडी किसी को दिखाते नहीं है। एक कंपाउंडर टाइप डॉक्टर रखा हुआ है जो आके बता देता है ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। वो किसी को हाथ नहीं लगाने देते अपने जिस्म को, किसी को टेस्ट नहीं देते। वो उनका ही डॉक्टर है जो आके सारा कुछ करता है। वो जो ड्रामा क्रिएट किया गया उसमें ये था कि अगर इनको बाहर नहीं भेजा तो एक और भुट्टो जिंदा हो जाएगा। अच्छा ठीक है जी, यासीन आजाद साहब आप क्या कहेंगे? देखें, पहली बात यह है कि इनके दौरे में हुकूमत में मेडिकल बोर्ड बैठा, मेडिकल बोर्ड में शौकत खानम का सबसे बड़ा जो डॉक्टर है वो मेंबर था, यास्मीन राशिद के क्या नाम है उनका, वो मिनिस्टर फाइल्स थी, वो इंचार्ज थी। तो अगर ये तमाम चीज़ें मिली भगत हुई है तो इमरान खान साहब ने अपने ही लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की?
शौकत खानम के डॉक्टर को उठा के अरेस्ट क्यों नहीं किया और मैडम को क्यों नहीं है? जो मिनिस्टर थी उन्होंने कहा कि जी हमारे जो डॉक्टरों की रिपोर्ट है बिल्कुल 100% सही है। तो या तो इनके डॉक्टर सही कहते हैं या इमरान खान साहब सही कहते हैं या कोई और कहता है। मैं तो सिंपल एक बात करता हूँ कि मैंने पिछले 4 साल में एक ही बात सुनी, इमरान खान जैसा आदमी जो हर वक्त यही कहता है कि खा गए, पी गए, लूट गए, और आपको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अमीन और सादिक डिक्लेयर किया, आप घड़ियां बेच के खा गए। तो ये क्या तमाशा बनाया हुआ? इनको कहो बंद करो इस तमाशे को और पाकिस्तान के हालात को देखो, मिल के पार्लियामेंट के अंदर जाओ। पार्लियामेंट का इदारा जो बेहतरीन फोरम है, आप तनख्वाहें ले रहे हैं, एक तरफ रिजाइन दिया हुआ है, बिल्कुल तनख्वाह नहीं ले दूसरी रहे तरफ हैं। अकाउंट में पैसे जा रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ, आखिरी 10 अप्रैल को हमें तनख्वाह मिली है, उसके बाद कोई तनख्वाह नहीं है, कोई चीज हमें नहीं मिली, किसी किस्म की कोई 1 रुपया नहीं मिल रहा वहाँ से। किसने कहा कि आपको तनख्वाह मिल रही अच्छा, है? एक बात तो ये है सादिक और अमीन वाली, उसमें कि पूरी दुनिया में सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो सादिक और अमीन थे, अच्छा, और हम उसी बात पे ईमान जस्टिस रखते हैं। के बाकी ऊपर बशर के मुकदमा। बारे में तो हमें इतना मालूम नहीं है कि वो कितना सादिक और अमीन है, क्योंकि आपने कहा कि भी इमरान खान जो है वो हमदर्द भी हैं, उन्हें तरस भी आता है, बड़े सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं वो सबके लिए। अगर इतना सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं तो ये 1100 अरब की करप्शन के जो NRO 2 मिल रहा है तो उसको भी होने दें फिर। आवाज कट गई है आपकी, बिल्कुल नहीं आ रही। मैं ये कह रही हूँ कि अगर NRO 2 होने जा रहा है आवाज 11, कट के आ रही है, आवाज कट के आ रही है, please। मैं दोबारा अर्ज कर देती हूँ कि NRO 2 अगर होने जा रहा है, 1100 अरब के करप्शन के केसेस माफ होने जा रहे हैं, और इमरान खान साहब इतने हमदर्द हैं, इतने अच्छे पॉलिटिशियन हैं कि वो लोगों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, तो ये भी होने दें, क्योंकि NRO 1 तो हो ही गया था। दोबारा ट्राई कर लें प्लीज, आवाज नहीं आ रही मुझे। नुसरत भाई साहिबा को मेरी आवाज़ नहीं आ रही। यासीन साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है जी, आप इस पे क्या कहेंगे NRO 2 पे? देखें, कोई एनआरओ नहीं दिया जा रहा किसी को, मामला अदालतों में है, अदालतों ने इस बात का फैसला करना है। बहुत जल्द जो है ना, जो मियां नवाज शरीफ साहब की जो रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है या जो अपीलें इस्लामाबाद हाईकोर्ट कोर्ट में पेंडिंग है, उनका फैसला होगा। इनके फैसल वाडा को जिनको नायल करार दिया गया, आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नेक्स्ट इलेक्शन तक उसको दिया। उसके मतलब एक जुमला नहीं बोले कि यूसुफ वाडा को जिसको डिस्क्वालीफाई किया था लाइफ के लिए, उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो रिलीफ दिया उस पर क्यों नहीं बोलते कि क्यों दिया गया? तो सवाल ये पैदा होता है कि मेरी समझ में नहीं आता है कि पीटीआई के दोस्तों का क्या तरीकाकार है। मैं तो एक बात कहता हूँ कि हमारा मुल्क तबाही बर्बादी की तरफ जा रहा है, माशी तौर पर बर्बादी की तरफ है। नहीं, आपने कोई फर्क नहीं छोड़ा, आपने तो इसको अरूज पे लेके गए हैं, मुझे पता है कितना अरूज पे लेके गए, तो बीच में टोका नहीं करते, टोकने की आदत बीच से निकाल दें तो ज्यादा अच्छा है। ये आप पीटीआई वालों में ये भी बड़ी मुसीबत है कि आप दूसरे को टोकते बहुत हैं, अपनी बात जरूर करते हैं और दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते। मैं ये कहता हूँ कि कभी अपने गिरबान में जान के देखें कि आपका जो 4 साल का दौरे हुकूमत है उसमें आपने क्या किया, और जनरल बाजवा के नौकर बन के आप काम करते रहे। ये चीजें आप क्यों भूल गए, ये मेरी समझ से बाहर है। जी, तो यासीन आज़ाद साहब, नुसरत वाहिद साहिबा ये कह रहे थे कि जनरल बाजवा ने जितना सपोर्ट किया आप लोग वो भूल गए, तो क्या वाकई जनरल बाजवा साहब ने जो सपोर्ट किया आप लोगों को, तो उन पर बनती थी ये तनकीद? ये तनकीद क्या, हमने तो इस तरह की कोई तनकीद नहीं की। उन्होंने खुद अपने आप को कहा कि मैं न्यूट्रल हूँ। जब तक वो हमारा साथ देते रहे, खान साहब मुसलसल उनकी तारीफ करते रहे, बार बार ये कहते रहे। अच्छा, तो साथ नहीं दिया तो उसके बाद वो गलत हो गए? नहीं, जब उन्होंने गलत काम किया तो उनको गलत कहेंगे, और क्या कहेंगे? चले एक एग्जाम्पल, नुसरत भाई साहब एक एग्जाम्पल दे दें रिलायबल, जो गलत काम किया उन्होंने। और गलत काम ये किया कि जब साइफर आया तो उस वक्त उन्होंने उसका वो रिएक्शन नहीं दिया जो कि देना चाहिए था, जो खान साहब ने दिया। उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट, और उस साजिश का वो हिस्सा हुए और अदम एतमाद की वो लेके आए तहरीक, उसमें मदद की इनकी, और इस तरह सब कुछ हो गया। आपने देखा ही क्या हो गया। नहीं तो परवेज इलाही और मोनिस इलाही साहब ने तो अलग ही बयान दिया। उन्होंने कहा तो वो उनका साथ था, वो नहीं, उन्होंने तो ये कहा कि आप जो है वो पीटीआई का साथ दे पंजाब में, मोनिस इलाही को, ये बात उन्होंने तो कन्फेस किया ना मीडिया में सबके सामने। देखिए, ये अब कहने की बातें, कौन क्या कह रहा है कौन क्या कह रहा है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जो समझ आती है, जो नजर आती है चीज, वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, यासीन आज़ाद साहब आप मेरे साथ लाइन पे मौजूद हैं?
अच्छा, यासीन आज़ाद साहब जो है वो अभी लाइन पे मौजूद नहीं है। नुसरत भाई साहिबा, एक ये भी चीज़ बताइएगा कि जो साइफ़र का मामला अभी आप डिस्कस कर रही थी कि जो साइफ़र केस है, इसका आगे आपको क्या होता नज़र आ रहा है? जब ये ऑडियो लीक आ गई, साइफ़र ऑडियो लीक, इसके अंदर जो गुफ्तगू सुनी, सबने सुनी, इस पर एफआईए ने जो है नोटिस दिया था, बुलाया था, फिर लाहौर हाई कोर्ट ने आज जो है साइफ़र ऑडियो लीक का जो है वो समाअत जो थी, जो नोटिस था, उसको कालअदम करार दे दिया। उस पर उन्होंने कहा जी वापस लेते हैं। तो उस ऑडियो लीक का कहाँ से आई, किसने की ऑडियो लीक, उसका कुछ पता चल सका है? देखिए, हम सिर्फ स्पेकुलेशन ही कर सकते हैं, ऐसे तो नहीं पता चल सकता कि किसने की। आपको पता है कि आसपास में जितने पाए जाते हैं उसमें काफी हद तक लोग ऐसे हैं जो दूसरी तरफ से खेल रहे हैं। क्योंकि इसका मुझे ऐसे तजुर्बा है कि पार्लियामानी पार्टी की जब मीटिंग हो रही होती थी, आप यकीन कीजिए कि हमारे फोन बाहर होते थे, हर चीज बाहर होती थी, लेकिन अंदर एक लफ्ज खान साहब के मुंह से निकल रहा है और बाहर टीवी पर उसकी लाइनें चलनी शुरू हो जाती थी। तो वो क्या होता था, कौन था ऐसा जो डबल डबल ट्रिपल फोन रख के वो चीजें रिकॉर्ड करके मुसलसल बाहर भेज रहा होता था? तो ये इस तरह के लोग अभी भी मौजूद हैं, उस जगह पे भी मौजूद होंगे जो खान साहब बात कर रहे थे। वो यही कह रहे थे कि विल प्ले फॉर इट। वो तो क्रिकेट के टर्म इस्तेमाल करते हैं, प्ले फॉर इट का वहां पे मतलब ये लिया जा सकता है कि वो कह रहे हैं कि मैं इस पे काम करूंगा, या हम बात करेंगे, या हम आगे चलेंगे, देखेंगे क्या करते हैं। लेकिन वो चूंकि क्रिकेट के वो खुद हैं, उनके मुंह से ज्यादातर चीजें यही निकलती हैं कि जो क्रिकेट की टर्म्स होती हैं उसी उसमें उन्होंने बात कर दी। लेकिन जाहिर है कि उसका तो स्टैंडर्ड बनाना हमें लाजमी है ना, हम तो उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते। तो आज अदालत ने वापस ले लिया, बस और क्या। अच्छा, तो आपको ये क्या लगता है कि ये जो साइफ़र ऑडियो लीक का मामला है, इसमें आगे क्या होगा? ये केस यहाँ ख़त्म हो जाएगा या मज़ीद जो है आपको लगता है कि इसका फ़ायदा उठाया जाएगा? और अभी एफआईए ने नोटिस किया है, तो मज़ीद कोई नोटिस या अदालत में कोई कार्रवाई होगी? देखिए, अब मुझे अदालत का नहीं पता कि उनकी क्या नीयत है या वो क्या चाहते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि फिलहाल लाहौर की अदालत ने उनको एग्जाम कर दिया है। अब पता नहीं कोई और कहीं और से चला जाएगा। आपको पता ही है 26 40 FIR दर्ज हो जाती, कभी इधर से कभी उधर से कभी उधर से। आप देखे ही आपने जो बेचारे सवाती साहब के साथ हो रहा है या और बाकी लोगों के साथ हुआ है। लेकिन ये तो एक अच्छी बात है ना, एफआईआर दर्ज भी होती है अगर इमरान खान साहब के खिलाफ या किसी और के खिलाफ, तो वो फिर खत्म भी हो जाते हैं वो मामला। ये तो नहीं है कि नहीं, आप इंतजार कीजिए जरा सा, आपको पता चलेगा कि अभी होने क्या वाला है। अल्लाह बस माफ करे। आप बता दें होने क्या वाला है? नहीं, मैं नहीं बताऊंगी, ये खुद आप देखिएगा। मतलब कि किसके लिए, मतलब पीटीआई की तरफ, पीटीआई के साथ क्या होने वाला है या मुल्क के साथ? पीटीआई के लिए खान साहब बार बार कह चुके हैं, ये मौका तलाश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह मुझे नाअहल कर दें और उसके बाद मैं इलेक्शन ना लड़ सकूं, फिर ये नवाज शरीफ को लेके आए और फिर इस तरह सारी चीजें स्मूथ हो जाएं और फिर वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो मरियम सफदर साहिबा फरमाती हैं वो हो जाए और फिर उनको भी आजाद किया जाए और इनको भी आजाद किया जाए कि नहीं जी नहीं खत्म हो गई केस। ये आप देखिएगा क्या क्या कुछ करने वाले हैं ये लोग। इनके मिशन जो हैं बस अल्लाह ही रहम करे, पाकिस्तान को सलामत रखे, इसके अलावा मैं कोई और दुआ नहीं कर सकती अब। अच्छा, वैसे इमरान खान साहब की अब सेहत कैसी है? उनके जो जख्म थे वो हील हो गए? माशाल्लाह ही इज गेटिंग बेटर, लेकिन जाहिर है शिन, देखिए शिन की हड्डी टूट गई है, मसल्स तो फिर भी जुड़ जाते हैं, टांके लगा दो इससे, वो ये दवाएं वगैरह, उससे हड्डी का जो है ये, चूंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरी अपनी एंकल की हड्डी टूटी थी और 4 महीने लगे थे मुझे कि मैं कभी बैसाखियों पे, कभी वॉकर पे, कभी किस पे चल रही हूँ। हालांकि उस वक्त मैं ठीक ठाक जवान खातून थी, बूढ़ी नहीं थी। अब ये तो 70 की एज पे हैं। अल्लाह अल्लाह पाक इनकी सेहत दे जिंदगी। तो कब तक मुकम्मल सेहतयाब होकर जो है वो अपने अवाम के सामने आएंगे? देखिए, मुकम्मल सेहतयाबी का तो मैं इस हिसाब से कुछ नहीं कह सकती कि इट टेक्स टाइम इन दिस एज। वो उससे नए हड्डी नई बननी है, सब कुछ होना है। वो आपको पता है जिस तरह बॉडी मैकेनिज्म काम कर रहा होता है, लेकिन अदरवाइज उम्मीद है कि अगले 2-3 वीक्स में ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह, इस काबिल हो जाएंगे कि ठीक से चल रहे हैं बगैर। जी, हम भी बिल्कुल दुआ गो हैं कि वो जल्दी सेहतयाब हो। बहुत शुक्रिया नुसरत भाई साहिबा प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। हमने गुफ्तगू की नुसरत भाई साहिबा से, यासीन आज़ाद साहब से, उनसे राय जानी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। इसी के साथ मुनीमा गुल और न्यूज़ लाइन की टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।